ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण श्रृंखला भाग 7 अर्थव्यवस्था और सुधार। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता संजीव सिंह, नीतीश अरोड़ा और निखिल कुमार। जन जन ने निर्णय लेकर भारत की सूरत बदली है। कदम कदम पे जनता मोदी जी के साथ चली है। 8 साल में हमने संभव को संभव कर डाला है। जब में उगे सूरज का देखो पश्चिम में भी उजाला है। साथ गई अब दिन आएगा भी तो ये बस भोर है। देश की अर्थव्यवस्था में पिछले 8 वर्षों में हुए सुधार और विकास ने हम देशवासियों को ये मौका दिया है कि आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेज विकसित होती अर्थव्यवस्था है। पिछले 2 साल का वक्त पूरी दुनिया के लिए एक मुश्किल भरा समय रहा है, लेकिन IMF के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की दर 2022 के लिए 8.5% आंकी गई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $600 अरब पहुंच गया है। वहीं निर्यात और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अब तक के सबसे उच्च स्तर पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि भारत की गहरे आर्थिक सुधारों के प्रति वचनबद्धता के कारण ही आज भारत निवेश के लिए सबसे आकर्षक जगह बन गया है। डीप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर भारत का कमिटमेंट एक और बड़ा कारण है जो आज भारत को इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना रहा है। कोरोना काल में जब दुनिया क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम जैसे इंटरवेंशन पर फोकस कर रही थी, तब भारत ने रिफॉर्म का रास्ता सशक्त किया। डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स को कोरोना काल में ही अभूतपूर्व गति दी गई। 2014 में सत्ता में आने के साथ ही सरकार ने जनधन बैंक खाता खोलने के लिए वृहद पैमाने पर अभियान चलाया, जिसके जरिए अब तक 44 करोड़ 23 लाख से अधिक प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले जा चुके हैं। वित्त मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इन खातों में पिछले वर्ष दिसंबर तक कुल 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा थी। सरकार ने जनधन खातों से आधार नंबर और मोबाइल को जोड़ दिया, जिसने लाभ और सब्सिडी को सीधे खातों तक पहुंचने और भ्रष्टाचार को कम करने की दिशा में जैसे एक क्रांति ही ला दी हो। आकाशवाणी ने बात की देश के पूर्व वित्त सचिव और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पांडे से, जिन्होंने बताया कि कैसे जैम यानी जनधन खाता, आधार और मोबाइल के मेल ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक गति दे दी है। आधार को मोबाइल से जोड़ करके, बैंक अकाउंट से जोड़ करके आज हमारे जो लाभधारक हैं उनके अकाउंट में सीधे पैसा जाता है। किसान सम्मान योजना, स्कॉलरशिप या उज्ज्वला योजना, सरकार के जितने बेनिफिट्स हैं वो सभी आज के दिन में सीधे जो लाभधारक हैं उनके बैंक अकाउंट में जाते हैं। सभी तरह के बिचौलिए थे वो सब खत्म हो गए। पिछले कुछ सालों में 2 लाख करोड़ से ज्यादा की बचत हुई। अजय भूषण पांडे का कहना है कि GST को लागू करना एक जटिल कार्य था, जिसने एक देश एक टैक्स के सपने को साकार किया है। दर्जनों टैक्सेस और सेस को हटा करके पूरे देश में एक वस्तु का सिर्फ एक ही कर और व्यवस्था बनाई गई कि जो व्यापारी है उसको सिर्फ एक जगह रिटर्न फाइल करना है। उसका अगर बिजनेस है 10 राज्यों में है तो 10 राज्य में अलग अलग फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स का जो एक स्ट्रक्चर था इसमें काफी एक रिफॉर्म्स आया और उसके परिणाम आप देखें। GST का कलेक्शन हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके कंपैरिजन में कहीं ज्यादा है। GST संग्रह में एक बड़ा उछाल सुधारों की सार्थकता को दिखाता है। GST राजस्व संग्रह अब तक 1,50,000 करोड़ रुपए के स्तर को भी पार कर चुका है। इस वर्ष अप्रैल माह में ये अब तक के सबसे ऊंचे स्तर यानी 1,68,000 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। आर्थिक सुधारों पर आकाशवाणी से बात करते हुए वित्तीय क्षेत्र के विशेषज्ञ शरद कोहली का कहना है कि GST के साथ साथ
डायरेक्ट कर प्रणाली में व्यापक सुधार और इसके फेसलेस संचालन से भारत में व्यापार करने की सुविधाएं बढ़ी हैं। कंपनी जो बनाने में 15 दिन 1 महीना लग जाता था, आज वो 2 से 3 दिन के अंदर बन जाती है। एक ही पोर्टल के अंतर्गत आपको पैन नंबर, जीएसटी सभी कुछ एक कॉम्पोजिट तरीके से जनरेट हो जाता है। पीएलआई जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, बहुत सहूलियत हुई, बिजनेसेस को बढ़ावा मिला। टैक्स में जो सुधार लाए गए, जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स को घटाया गया, नई कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग में आ रही थी उनके लिए ये दर 15% तक लाई गई, पूरी प्रक्रिया को फेसलेस कर दिया गया। तो बिजनेस करने का जो पूरा तरीका था वो इन 8 सालों में बदला है। 2014 से अब तक हुए आर्थिक सुधारों के विषय में बात करते हुए वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक ए.के. भट्टाचार्य ने बताया कि वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी का लागू किया जाना, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण ऐसे परिवर्तनकारी कदम रहे हैं जो देश के विकास के लिए गेम चेंजर साबित हुए हैं। पहला सुधार है जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड का प्रणयन बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और जो कंपनियां खराब स्थिति में थी आर्थिक रूप से विलय करने का जो एक तरीका कानूनी तौर से अपनाया गया, ये बहुत बड़ा एक सुधार था। दूसरा जो सुधार हुआ है वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाना, और तीसरा सुधार जनधन योजना और आधार और मोबाइल पेमेंट टेक्नोलॉजी के संमिश्रण से पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को जो सशक्तिकरण किया गया है उससे भी अर्थनीति में बहुत बड़ा एक सुधार आया है। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड को लागू किए जाने से जहां एक तरफ ऋण वितरण को बहुत आसान बनाया है, वहीं डिफॉल्टर्स की नकेल भी कसी है। एनडीए सरकार ने अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण पर विशेष ध्यान दिया है, जिससे नकद भुगतान में काफी कमी आई है और अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता भी बढ़ी है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार देश में अप्रैल 2022 में यूपीआई के माध्यम से 9,70,000 करोड़ रुपए से अधिक का डिजिटल लेन देन हुआ है। इन 8 सालों में भारत में संचार क्रांति छाई है, जगह जगह इंटरनेट और हर हाथ यूपीआई है। मैं अभी कुमार, मेरा छोटा सा स्टेशनरी का काम है, पिछले कुछ टाइम से जैसे मैं यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे काफी सारी सुविधाएं हो रही हैं। जैसे लोग आते थे पहले तो उनके पास कभी चेंज नहीं हुआ तो मुझे बड़ी दिक्कत होती थी। मैं उनसे यूपीआई के थ्रू पैसा ले लेता हूँ जो मेरे सीधा अकाउंट में चला जाता है, और इनकेस अगर मुझे किसी को देना होता है तो मैं भी यूपीआई से उनको ट्रांसफर कर देता हूँ। भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल से जहां घरेलू कंपनियों का आत्मविश्वास बढ़ा है, वहीं वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण से स्थानीय स्तर पर भी अर्थव्यवस्था में गति आ गई है। इस विषय पर बात करते हुए प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल ने कहा कि वोकल फॉर लोकल स्कीम ने देश की आर्थिक गतिविधियों को आगे ले जाने और उत्पादन तथा रोजगार बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया है। सबसे महत्वपूर्ण सुधार है वोकल फॉर लोकल का पीएलआई स्कीम लाने का, जिसके अंदर प्रोडक्शन का जो क्रिएशन है वो $504 बिलियन के आसपास माना जा रहा है और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन 1 करोड़ के आसपास। ये भी कोशिश की गई है कि जो सुधार हैं उसके अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिक प्रोडक्ट क्रिएट किया जाए जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़े। डिजिटलाइजेशन का माध्यम, जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया गया है जिसकी वजह से हमें ये एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारत में उभरते उद्योगों और नए आइडियाज पर आधारित कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार की स्टार्टअप इंडिया एक बहुत बड़ी पहल है। सरकार के इस कदम की सफलता को इस बात से आंका जा सकता है कि 70,000 से अधिक उभरती कंपनियों का पंजीकरण किया जा चुका है। आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन, स्टार्टअप इंडिया क्योंकि यंग लोग हैं और उनको बहुत अनुभव नहीं है बिजनेस का, तो उनके लिए कई तरह के इंसेंटिव्स दिए गए। जो यंग कंपनीज हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया और इसका असर आप देखिए। आज भारत का जो गिनती होती है वो दुनिया की 2-3 टॉप कंट्रीज में होती है जहाँ पर यूनिकॉर्न्स बने हैं। 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स भारत में कंपनी हैं जो इमर्ज हो चुकी हैं, और ये सब स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसे प्रोग्राम्स का ही नतीजा है। मुझे लगता है कि भारत में एक पूरा इकोसिस्टम है, यानी पूरी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो नजरिया है वो बहुत बदला है टुवर्ड्स यंग कंपनीज। इसी क्रम में उद्यम का अवसर जनसंख्या के निचले और वंचित स्तर तक पहुंच सके, इसके लिए भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की, जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को भी पर्याप्त अवसर मिल पाए हैं। पिछले 8 वर्षों में सरकार ने बड़े उद्योगों के साथ साथ मझोले उद्योगों पर भी ध्यान दिया है।
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई क्षेत्र में जहां एक तरफ आर्थिक सुधारों को अंजाम दिया गया है, वहीं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत उन्हें आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया गया है। विपिन वोरा, आई एम द चेयरमैन ऑफ कॉन्टिनेंटल कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड। जो क्रेडिट लाइन मोदी जी ने शुरू की है, ये बिजनेसमैन के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। बिजनेसमैन जो भी अगर प्रॉब्लम में था, उसको एक हेल्प मिली है गवर्नमेंट के ये स्कीम से। जीएसटी लाना और कस्टम में भी फेसलेस चीजें लाना, ये सब चीजें एक बिजनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल हो रहा है और फ्यूचर में इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। सरकार ने अपने न्यूनतम शासन अधिकतम सुशासन के दृष्टिकोण के तहत सार्वजनिक कंपनियों में सुधार और उनका विनिवेश किया है। 2021-22 में विनिवेश और ऑफर फॉर सेल से एनडीए सरकार ने 13,500 करोड़ रुपए से अधिक अर्जित किए हैं। वहीं 2022-23 में जीवन बीमा निगम के आईपीओ और अन्य कंपनियों में ऑफर फॉर सेल से कुल 24,000 करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन में बताया कि कैसे आधारभूत ढांचा विकास के माध्यम से भारत उत्पादन और विश्व आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ रहा है और आने वाले समय के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है। हर स्टेक होल्डर को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए भारत ने गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भी शुरू किया है। आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलते हुए भारत का फोकस सिर्फ प्रोसेस को आसान करने पर ही नहीं है, बल्कि इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज करने पर भी है। इसी अप्रोच के साथ आज 14 सेक्टर्स में $26 बिलियन की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स लागू की गई। फैब, चिप एंड डिस्प्ले इंडस्ट्री के निर्माण के लिए $10 बिलियन का इंसेंटिव प्लान इस बात का प्रमाण है कि ग्लोबल सप्लाई चेन को स्मूथ बनाने के लिए हम कितने प्रतिबद्ध हैं। मोदी सरकार द्वारा किए गए इन सुधारों से भारतीय निर्यात को जबरदस्त उछाल मिला है। वस्तु व्यापार जहां 43% की ऊंची बढ़त के साथ $420 बिलियन के स्तर पर पहुंच गया, वहीं सेवा क्षेत्र में निर्यात 19% की वृद्धि से $254 अरब से अधिक दर्ज किया गया है। देश में आर्थिक सुधारों से विश्व समुदाय का दृष्टिकोण सकारात्मक रूप से भारत के प्रति बदला है। अगर हम 2006-07 से 2013-14 की अवधि के दौरान कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को देखें तो ये $289 अरब का था, जो 2014-15 से लेकर 2021-22 की अवधि के बीच बढ़कर $524 अरब तक पहुंच गया है। आज देश में आर्थिक सुधारों का ही असर है कि देश और विदेश के उद्यमी भारत में कारोबार करने में अधिक सरलता पाते हैं। इस दिशा में सरकार के विशेष ध्यान दिए जाने से भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में आज 144वें पायदान से उठकर 63वें स्थान पर पहुंच गया है। देश में कारोबारी सुगमता के लिए बाधक कानूनों को रद्द करने और उसमें संशोधन करने के साथ साथ श्रम कानूनों में भी व्यापक सुधार किए गए। जहां सालों तक श्रमिकों को, उद्योगों को सैकड़ों कानूनों के जाल में उलझाए रखा गया, वहीं आज दर्जनों श्रम कानून 4 लेबर कोड्स में समा चुके। जहां कभी कृषि को सिर्फ गुजारे का माध्यम माना जाता था, वहीं अब कृषि में ऐतिहासिक रिफॉर्म्स के जरिए भारतीय किसानों के देश विदेश के मार्केट से सीधे जोड़ने का प्रयास हो रहा है। सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM की शुरुआत की गई। जैम पोर्टल ने देश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को एक मंच पर आने का मौका दिया है, जिससे उद्यमियों को अपने उत्पाद बेचने में भी आसानी हुई है। इन तमाम आर्थिक सुधारों और व्यापार सुगमता के प्रयासों से जहां एक तरफ लोगों का भरोसा सरकार में बढ़ा है, वहीं आम जन की उद्यम करने की क्षमता भी बढ़ी है, जिससे अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी देश के अर्थतंत्र और विकास में सुनिश्चित हुई है। इन सकारात्मक परिवर्तनों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि जो यात्रा सबका साथ और सबका विकास के साथ शुरू हुई थी, उसमें अब भारत को शिखर पर ले जाने के लिए सबका विश्वास और सबका प्रयास भी जुड़ गया है। पूरे विश्व में अपने भारत की महिमा का शोर है, ये भारत का नया दौर है, भारत का नया दौर है। अभी आप सुन रहे थे 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण श्रृंखला भाग 7 अर्थव्यवस्था और सुधार। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता संजीव सिंह,
नीतीश अरोड़ा और निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।